बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज हम कौमी असम्बली में मौजूद हैं और यहाँ पे अरकान पार्लियामेंट से जानेंगे कल जो कुछ हुआ उसके मुतालिक उनकी क्या राय है। वज़ीर आज़म ने आज खसूसी इजलास बुलाया और असद कैसर ने तकरीबन 7 ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनमें 3 का ताल्लुक PTI से, 3 का मुस्लिम लीग नून से और 1 का पीपल्स पार्टी से है, जिनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म ने हदायत की है सीनियर पार्टी ओहदेदारान को, जिसमें असद कैसर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब और आमिर डोगर साहब शामिल हैं, कि इस पार्लियामेंट को चलाने के लिए नए SOPs बनाए जाएं। ऐवान को किस तरह से आगे लेके चलना है, अपोजिशन का क्या रवैया होगा, बजट स्पीच सुनी जाएगी या नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच पे शोरगुल होगा या नहीं, इस हुल्लड़बाजी से बचने के लिए अब नया तरीकाकार लाया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट से जानेंगे कि इस हवाले से उनकी क्या राय है। कल जो लड़ाई हुई हम सब के लिए अगर शर्मनाक है तो उनके लिए कितनी शर्मनाक है। इसके साथ साथ दीगर मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। सिंध असम्बली के बजट के हवाले से, शहबाज शरीफ की FIA की पेशी के हवाले से, जो कि FIA ने उनको समन किया है 22 जून को, क्या शहबाज शरीफ साहब पेश होने जा रहे हैं या नहीं। अरकान पार्लियामेंट से इसकी राय लेते हैं और उनसे बात करेंगे और आप तक उनकी बात पहुँचाएंगे कि आखिर ये हुल्लड़बाजी कब अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, कौमी असम्बली के इजलास कब पुरअमन तौर पे होंगे और नई कानून साजी में अपोजिशन किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है। नाज़रीन, PTI की रुकने कौमी असम्बली कंवल शुज़ैब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि कल का जो वाक़या हुआ है ये किस तरह से देखती हैं, किस तरह से किताबें मारी जा रही थी, जिस तरह से जो मनाज़र हमारे सामने आए हैं। तो एक तो स्टार्ट किसने लिया और दूसरा, अगर ख़वातीन पार्लियामेंट को इस तरह किताबें मारेंगे तो हम अपनी कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि औरतों की इज़्ज़त और एहतराम किस तरह से करना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एहतजाज का हक़ सबको है। एहतजाज जिसको लगे नज़रियाती तौर पे वो कर सकते हैं और PTI ने बतौर अपोजिशन बड़ी दफ़ा एहतजाज किया, लेकिन गाली करना, माँ बहन की गालियाँ देना, ऊंची आवाज़ में नारेबाजी में गाली देना, वज़ीर आज़म को गाली गलोच करना, पूरी जितनी उनकी टीम बैठी है सबको गालियाँ देना, ये इंस्टिगेशन पॉइंट बना और बारहा समझाया गया। अली गौहर साहब को भी कहा गया, मुर्तज़ा अब्बासी साहब को भी कहा गया कि बराए मेहरबानी आप नारे ज़रूर लगाएं लेकिन गाली गलोच से परहेज़ करें। तो वो नहीं बाज आए, लेकिन उसी में इंस्टिगेशन हुई है। फिर जब आप गाली गलोच करते हैं तो लोग फिर उसको पर्सनल लेते हैं, फिर वो कलेक्टिव मामले से ज़्यादा पर्सनल बन जाता है और वहीं पे कोई फ्लैश पॉइंट बना है जिसमें वहाँ से किताब आई है और फिर जवाबी भी गई हैं। जहाँ तक मेरे ज़ख्मी होने का, ज़ख्मी तो मैं हुई हूँ लेकिन मुझे तो टारगेट करके मैं खड़ी हुई थी पीछे। नून लीग के किसी MNA ने, मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी है, उन्होंने बजट की किताब जो है वो बड़ी टारगेट करके और खींच के मारी और निशाना भी उनका ठीक लगा। तो किसने मारी है ये किताब? मुझे नाम उनका नहीं मालूम है, शक्ल मेल जी मेल है। और आप नहीं समझती कि एक मेल का एक फीमेल को टारगेट करना, वो भी किताब से, फिजिकल असॉल्ट? देखिए, मेल और फीमेल का टारगेट करने से हट के ये कि एक मेंबर नेशनल असम्बली का दूसरे मेंबर को इस तरह से टारगेट करके मारना, ये हमारी कोई जायदादों की या कोई विरासत की लड़ाई तो नहीं हम लड़े थे। एक नज़रियाती जंग है जिसमें इजाज़त है हर कोई अपने नज़रिए के मुताबिक बात करे, मगर ये इस तरह दूसरे को नुकसान पहुंचाना और फिज़िकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना खासी अफसोसनाक और अलार्मिंग है कि जिस ऐवान में हम बैठते हैं अगर हम वहाँ सेफ़ नहीं हैं और जिसको जो मौका मिले वो ये करने की हरकत कोशिश करे तो फिर आप कहाँ सेफ़ हैं। मुझे ये बताएं, आपने गालियों की बात की, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है उसमें तो आपके रुकने कौमी असम्बली अली नवाज़ अवान जो इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए हैं वो ऐसी गालियाँ दे रहे हैं कि हमने कल जब मैंने प्रोग्राम चलाया तो वो टोन इतनी लंबी टोन थी कि मैं सुनवा नहीं सकता था व्यूअर्स। देखिए, मैं उधर सामने ही थी जब अली वाला एपिसोड चला है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमारे जो अपोजिशन है ना वो हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड और माशाल्लाह इस सारे वारदात में बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। 30-35 साल, आप 2012 की फुटेजेस उठाएं, हमारा तो नामो निशान भी नहीं था उस वक्त असम्बली में। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के यही दुल्हे दुल्हाए बैठे होते थे, तो ये क्या करते थे। माइज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। माइज़ा साहिबा, कल जो ऐवान में हुआ, शेख रुहील असगर साहब ने कह रहे हैं शुरुआत की इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब कुछ देख रहे थे, हुकूमती बेंचों में जो फ्रंट रो है उसने अहकामात जारी किए थे कि जो अपोजिशन जब जो है वो एहतजाज करे
یا اپوزیشن بلکہ جو ہے پہل ہوئی حکومتی بینچوں سے اور یہ ایک جو ہے پلانڈ قسم کا اٹیک تھا. اس کے اندر عورتوں کو بھی دھکے دیے گئے, ہماری عورتوں کو دھکے دیے گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا فردوس عاشق اعوان کو کہ ان کا رویہ ٹی وی پروگرامز پہ کیسا ہے. تو یہ سارا جو رویہ ہے یہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ اس کو انکریج بھی کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو کنٹینر کی سیاست ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور یہ پارلیمان ایسا ادارہ ہے جس کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسا ہوا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی اور ادارے میں ایسا ہوا ہو؟ اس ادارے کو بدنام کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوچی سمجھی. خان صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ ان کی تو اپنی حکومت ہے, وہ کیوں ایسا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ نہ یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے, تو اگر وہ صرف جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو ہٹانے کے لیے اپنی کارکردگی سے وہ اس طرح کے کام کروا رہے ہیں. شہباز شریف کیا پیش ہوں گے؟ ان کو ایف آئی اے کی جانب سے ایک نوٹس آ گیا اور شوگر سکینڈل میں ان کو کہا ہے کہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ. دیکھیے شہباز شریف صاحب نیب کی ساری پیشیاں بھگتتے رہے اور نیب کی کسٹڈی میں بھی رہے اور نیب نے ان کا کچھ نہیں نکلا. اب جو ہے عمران خان صاحب ان کے اوپر جو ہے ایف آئی اے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ایف آئی اے جا کے ان کے اوپر کیسز کرے. تو ایف آئی اے سے بھی وہ نہیں ڈرتے. جس بندے نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے وہ کسی ادارے سے نہیں ڈرتا. یعنی پیش ہونے جا رہے ہیں, وہ پیش ہوں یا نہ ہوں, ان کا وکیل پیش ہو یا وہ پیش ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ان سے کچھ نکلا کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کی نااہلی بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر ان کیسز کے اندر کچھ پڑا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں چودھری شوگر ملز میں 25 ارب روپے کی منی مجھے پتا ہے لانڈرنگ. ایگزیکٹلی, لیکن یہ سیاسی اور انتقامی کارروائی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو چودھری شوگر مل کا تو ان کو بہت یاد ہے, جہانگیر ترین صاحب کی جو شوگر ملیں ہیں ان کو کیوں این آر او ملا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کو این آر او مل گیا؟ این آر او ہی ملا ہوا ہے نا. کیوں نہیں ان کو جو ہے کسٹڈی میں ڈالا جا رہا نیب میں؟ کیوں نہیں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی؟ کیوں نہیں سوال کیے جا رہے؟ تو یہ دو قسم کے پاکستان ہوئے نا, ایک یہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک جو وہ والا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ بجٹ پاس کرانے کے لیے کوشش کیا جا رہا ہے نا فارورڈ بلاک کو راضی. یہ جو واقعہ کل ہوا انتہائی قابل افسوس ہے اور یہ اس اگست ہاؤس کے جو 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ہاؤس ہے اس کا شایانہ شان نہیں. اور دونوں اطراف سے اور بالخصوص جو اپوزیشن کی طرف سے کتابیں ماری گئیں اور جو حملے کیے گئے, جو گالیاں دی گئیں, وہ میں سمجھتا ہوں اس سے کم از کم میں بطور چیف وپ تو بہت افسردہ ہوں. آج اسپیکر صاحب رولز کے مطابق کارروائی کریں گے ان ممبران کے خلاف, دونوں اطراف کے ممبران جو اس ہلڑ بازی میں اور اس ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے. ہماری کوشش یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سالوں کے بعد میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے اتنا متوازن, اتنا ریلیف والا, اتنا ترقی والا, اتنا خوشحالی والا بجٹ دیکھا ہے کہ ہم یہاں ڈیبیٹ کرائیں اور وہ نیریٹو جو ہمارا بجٹ کا ہے ہم اس کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو یہ دکھائیں کہ عمران خان کی قیادت میں اب ملک کس طرح ترقی کی راہ کی جانب گامزن ہے. عامر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کمزور اسپیکر ہیں جو کہ مینٹین ڈیکورم نہیں رکھ سکے؟ نہیں, بات اسد کیسر صاحب کے ذات کی کمزوری کا نہیں ہے, بات اس کرسی کی اس کرسی کی عزت توقیر کی ہے. تو یہ کرسی ہی مقدم ہے اور بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس انہیں اپنی چیزوں کو اسرٹ کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق وہ اب تک چلا رہے ہیں. لیکن اس کرسی کی جو بے توقیری ایک فارمر پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب نے کی, اس سے بھی میرے جیسے سیاست کے طالب علموں کے سر جھک گئے ہیں. میں نے کل بھی ان کو کہا کہ آپ نے یہ بہت برا کیا. انہوں نے کہا میں اپنی اس بات پر قائم ہوں, میں اسپیکر کو آئندہ بھی یہ کہوں گا اور جوتا بھی ماروں گا. تو اگر پہلے دن ہی اسد کیسر صاحب اپنی شرافت کا مظاہرہ نہ کرتے, خاقان عباسی کو اس لفظ کے اوپر قانون کے مطابق سسپینڈ کرتے, ہاؤس کے لیے سسپینڈ کرتے اور اسپیکر کی کرسی قانون کے مطابق اپنی حرکت میں آتی,
तो मैं समझता हूँ कि शायद कल का वाक़या ना हो। ये स्पीकर साहब की फ़राग दिली है, उनकी शराफत है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा अपोजिशन उठा रही है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। MQM के रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे एक तो सिंध बजट के हवाले से, और दूसरा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो पार्लियामेंट में कल हंगामा हराई हुई है उसके बारे में। जो मर्द हजरात हैं वो क्या सोचते हैं जो ख़वातीन के मुतल्लिक गालियाँ दी गई हैं। देखिए, कल का जो वाक़या मैं समझता हूँ कि इस कौमी असम्बली का स्याह दिन था कल का, और जिस तरीके से नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से फिर ख़वातीन का एक एहतराम होना चाहिए, जिसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर सारी चीज़ें तय होने के बाद बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के अंदर तमाम मामला तय होके उसके बाद ये होना ही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत वो था, क्योंकि आज भी इस बात के ऊपर मीटिंग में ये करना चाहिए कि अगर अपोजिशन अपनी बात हो रही है तो उनको होने देना चाहिए। उसके बाद फिर आपके जो हुकूमती बेंचेज़ हैं उनको भी अपनी बात करने का वो करता। तो कल का जो हुआ जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मारा मारी गालम गलोज, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक गलत रवायत पड़ गई है। सर मुझे ये बताएं कि सिंध हुकूमत एहतजाज कर रही है कि जितना रेवेन्यू दिया जाना चाहिए था, जितना उनका हिस्सा बनता था NFC अवार्ड में, उससे कम दिया गया। तो इसमें MQM का क्या नुक्ता नज़र है? कराची के हवाले से जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं इस बजट में, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह कराची के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं और पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर सिंध हुकूमत बात कर रही है ना, सिंध हुकूमत से तो पहला सवाल ये किया जाए इतना 18,000 अरब रुपए इतने 13 सालों के अंदर वो कहाँ गया? कहीं नहीं। और कल अपनी एक स्पीच में मुराद अली शाह ने कहा हमें इस बात की थोड़ा सा एहसास है कि कराची के अंदर सिंध के अंदर काम कम हुए, तो वो पैसा कहाँ गया जो NFC अवार्ड मिलता रहा? अगर आपको NFC अवार्ड थोड़ा सा कम भी मिला तो उसके ऊपर इतना शोर, कम से कम कोई डिलीवरी तो करो, कुछ करके तो दिखाओ। उसके ऊपर इस तरीके से चीखने से कुछ नहीं हो। और ये एक सिंध कार्ड खेला जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं, PTI के रुकन कौमी असम्बली। इनसे जानेंगे कल जो कुछ हुआ, अगर यही इसी तरह ऐवान चलता रहा और यही कुछ होता रहा, किताबें मारी जाती रहीं, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आवाम का जो एतमाद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इन पर। आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल के आ रहा हूँ और उनसे मेरी मुलाकात थी आज, तो इस मौजू पर बात हुई और कुछ नए रूल्स और क़वानीन मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं जो आज या कल इंशाल्लाह स्पीकर साहब करेंगे। क्योंकि जो भी कल हुआ है वो पार्लिमानी निज़ाम को अगर देखें तो उसके लिए बहुत बुरा दिन था और एक ऐसा तकलीफ़ दे दिन था कि जिसकी वजह से हम सभी तकलीफ़ में, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो नए क़वानीन आ रहे हैं, जो नए रूल्स आ रहे हैं, जो स्पीकर साहब जिनका ऐलान करेंगे, उसके तहत बहुत सी तब्दीली होगी और बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर होंगी। आमिर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से माँ बहन की गालियाँ दी गई आपके ही रुकनी कौमी असम्बली की जानिब से, वो उसने बहुत सारे लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाया। हम क्यों अपनी माँओं बहनों को सियासत हो, हमारे लड़ाई झगड़े हों, उनमें बीच में ले आते हैं? मैं आपकी तरह ही दिल बर्दाश्त हूँ और जिस तरह आप दुखी हैं मैं भी हूँ, क्योंकि गालम गलोच तो वैसे भी पार्लिमानी रवायात नहीं है और किसी भी महज़िब माशरे में गुफ्तगू का तरीक़ाकार ये नहीं है, बल्कि गुफ्तगू का तरीक़ाकार ये होता है कि अपनी दलील और अपने पास जो आपके मवाद है उससे आप लोगों को कायल करें, वरना कायल हो जाएं। तो कल जो कुछ भी हुआ, मैं अज़राए तफन्नुन सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, जब अतारुस सैयारा रेट्रोग्रेड होता है, तो बोलना नहीं चाहिए, खामोश रहना चाहिए। तो उसकी वजह से भी कभी कभी मसले हो जाते हैं जो कि हुए हैं, लेकिन अब बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। कमर भाई, सिंध ने कल जो बजट दिया है इसमें मिनिमम वेज ऑफ वर्कर जो है वो 25,000 और जो इजाफा है वो 20% किया, जो कि विफाक से ज़्यादा है। तो आप समझते हैं कि सिंध की बड़ी कामयाबी है और इसमें मुकाबला किया जाना चाहिए? अगर हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर 25,000 रुपये हमारी तरफ से भी यहाँ पर हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है? दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट ये जेस्चर। होने वाला है, बस ये समझ लें आप। ये आप कह रहे हैं कि ये जो मिनिमम वेज ऑफ वर्कर कटौती की तहरीकें जो आएंगी उसमें हुकूमत की तरफ से भी कुछ तहरीकें पेश होंगी, तो उसमें ये मुमकिन है कि 25,000 हो जाए। ये मैं आपको ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, हम तो बड़ा वेलकम करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ को और आवाम भी वेलकम करेगी। अगर हम इसमें मुकाबला एक दूसरे का शुरू करते हैं तो ये बेहतर नहीं है कि हम बजाय यहाँ पे दस्तों गिरबां होना यही चाहिए मुकाबला, यही मुकाबला होना चाहिए, कारकर्दगी का मुकाबला।
کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں. تو ہونا ہی مقابلہ چاہیے. جو ایوان میں ہوا بہت افسوسناک ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میرے خیال میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے, غلط تھا, کل بھی ہوا ہے, انتہائی غلط ہے. ایوان اس لیے نہیں ہے, قانون سازی کے لیے ہیں, گفتگو کے لیے ہیں, گالیاں دینے کے لیے, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں ہے, اور بہت غلط میسج جاتا ہے عوام کو. پارلیمان کی بے توقیری ہوتی ہے. دوسری جانب سندھ نے اعلانات کیے ہیں, اچھی بات ہے, اعلانات کیے ہیں, اس پہ عمل درآمد بھی ہو. صوبہ اتنا کما رہے ہیں, NFC کے بعد اتنے پیسے مل رہے ہیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ ترقیاتی اخراجات کے اوپر ایمانداری کے ساتھ شفافیت سے پیسے لگائے جائیں. ہر آدمی سرکاری ملازم نہیں ہے. سر یہ ایسا کیوں ہے کہ 4 منصوبے کی بات کر لیں, گرین لائن کی بات کر لیں, ابھی میگا پروجیکٹس کا اور اعلان کر دیا گیا لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے گئے؟ نہیں, یہی وجہ ہے نا, شفافیت نہیں ہے, کیونکہ 12 سال سے منصوبے شروع کیے گئے ہیں, ان کو مکمل نہیں کیا گیا. پورے ملک میں, پشاور میں, ملتان میں, لاہور میں, راولپنڈی, اسلام آباد, ہر جگہ میٹرو بس ہے. وہ کسی شہر کے میئر نے نہیں بنائی ہے, وزرائے اعلیٰ نے بنائی ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ اعلانات کرتے ہیں, 13 بسیں نہیں چلا سکے 13 سال میں, تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اعلانات پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے. ناظرین, ہمارے ساتھ PTI کی رکن قومی اسمبلی نصرت پٹھان صاحبہ موجود ہیں. کل جو لڑائی ہوئی اس میں یہ بھی زخمی ہوئی, ان سے جانتے ہیں کل جو ایوان کا ماحول خراب ہوا ہے اس میں زیادہ ذمہ داری تو حکومتی بینچز پہ آئی ہے. ویسے دیکھا جائے تو اخلاقی طور پر ایوان کے اندر دونوں طاقتوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی. حکومت کی زیادہ اس لیے بنتی ہے کہ حکومت کیونکہ برسر اقتدار ہے تو اسے ذرا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن 2-3 دن سے کنٹینیو مادر پدر گالیاں مل رہی تھیں, تو اس پر ظاہر ہے ہمارے یہاں پر پٹھانوں کا زیادہ ممبران ہے, تو وہ زیادہ جذباتی, آپ کو پتہ ہے گالیاں وہ خون برداشت کر لیں گے وہ سب, لیکن وہ گالی نہیں برداشت کر سکتے. تو جب آپ کسی پٹھان MNA کو ماں پر گالی دیں تو اس کے برداشت سے باہر تھا, وہ میں نے بھی سنی. اور اس کے بعد یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری لڑائیوں میں ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. اب تو شعور اتنا اجاگر ہو جانا چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی ماؤں بہنوں کو ان جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس میں بیچ میں نہ لائیں. بالکل, آپ بالکل 100% صحیح کہتے ہیں. یہ اب کی بات نہیں. جب میں 8ویں کلاس میں تھی اور میں جب ڈیبیٹس کرتی تھی تو اس میں یہی کہتی تھی کہ مرد کی لڑائی ہے, اس میں ماں کو یا کسی اور کی بہن کو گالی کیوں دی جاتی ہے. آپ گالیاں بنائیں, مردوں کے لیے بنائیں, جو مرد کو فیل ہو کہ بھئی خاص میرے لیے, لیکن وہ گھر میں بیٹھی ہوئی پردے دار عورت کو جس کا کوئی سروکار نہیں ہے, جس کا کوئی اس سسٹم کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اب کل جن کی ماؤں کو گالیاں ملی یا جن کی بہنوں کو گالیاں ملی, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک ایوان کے اندر بیٹھ کے ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے. اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں اخلاقی طور پر, شریعت کے طور پر ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ایک اچھی مثال پیدا کرنی چاہیے. سوسائٹی اوور آل کولیپس ہو رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصل شروعات کس نے کی کل کے معاملے کی؟ بہت سارے پارلیمنٹیرین سے ہم یہ سوال کریں گے کہ کون ہے ایسا شخص. وہ کہہ رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب نے کی, یہاں والے کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ روہیل اصغر کے اور علی نواز اعوان کے درمیان لڑائی ہوئی. تو اصل کس نے شروع کیا؟ یہ ایک دن جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا نا, یہ ایکچوئل گالی گلوچ اس دن سے شروع ہوئی تھی, اور اس میں پیپلز پارٹی والوں نے شروع کی تھی. پہلے پیپلز پارٹی نے ایسے سمجھے کہ ایک تیلی دکھا دی اور آگ پکڑ لی نون لیگ نے, اور نون لیگ اور پھر PTI کی آگ بھڑک اٹھی, اور جس کا مزہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے بیٹھ کر لیا وہ کل آپ نے دیکھ لی. وہ کل وہ بجائے اپنا ایک سمجھداری کا مظاہرہ کرتے, گروپس کو خاموش کرواتے, اپنی طرف کے لوگوں کو خاموش کرواتے, جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے لوگوں کو خاموش کروا رہے تھے. تو اگر یہ کروا لیتے تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی آگ نہیں بھڑکتی. دونوں طرف کی آگ برابر کی تھی. بہت بہت شکریہ. نصرت پٹھان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی تھی, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو بھی لڑائی ہے, جو بھی سیاست ہے, اس میں ماؤں بہنوں کو
کو नहीं बीच में लाना चाहिए और पार्लिमानी जो रवायात हैं और जो इक़दार हैं उनका ख्याल करना चाहिए। नाज़रीन, डॉक्टर वक़ार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हैं। तमाम बजट जो आपने देखा और इस बजट को हर हल्के की तरफ से सराहा गया, इनकी बड़ी मेहनतें और काविश शामिल है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि सिंध ने 20% जो है इंक्रीज़ किया है सैलरीज़ में, वफाक ने 10% किया, तो ऐसा क्यों है? अब देखिए, ये तो अब उनकी अपनी जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किया है। और अब जब डेवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद सूबे जो हैं वो वफाक से मुख्तलिफ और बाहमी तौर पे भी मुख्तलिफ फैसले करते हैं, ये उसी की एक शक्ल है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि विफाक भी दे सकता था इतना इंसेंटिव सरकारी मुलाजमीन को? देखिए, हमने जो मुनासिब समझा है हमने किया है, और इस वक्त तो हमारी सोच यही है कि हमने मुनासिब कदम उठाया है। अगर आगे चलकर कोई दूसरी बात होगी तो देख लेंगे उसको हम। डॉक्टर साहब, आपकी वज़ीर आज़म से मीटिंग हुई, इस मीटिंग्स का हमें थोड़ा सा क्रक्स बता दें, हमारे नाजरीन जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ होता रहा इसमें। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मराहिल पर बजट की तैयारी का मुआयना करते रहे हैं, और बिलाखिर जब कैबिनेट के अंदर हम लेकर गए बजट को, तो वज़ीर आज़म ने उसमें भरपूर शिरकत की और बहुत सराहा, और आपको उनके बयानात मुख्तलिफ मौक़ों पर भी, जैसे वो पार्लियामेंट में आ रहे थे उस वक़्त भी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा बजट है, और उनका ये गुमान और ये ख़्याल जो है अभी तक है, और पूरी इकनॉमिक टीम की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। डॉक्टर साहब, आप मुस्लिम लीग नून के दौर में भी रहे हैं, पीटीआई के दौर में भी अब हैं, तो क्या वजह है कि इस दफ़ा के बजट को तमाम मुआशी माहिरीन मुख्तलिफ हल्के सराह रहे हैं, और ज़्यादातर बात ये की जा रही है कि ये IMF डिक्टेटेड बजट नहीं है, तो आप भी यही वजह समझते हैं? नहीं, देखिए मेरी कमर साहब, ये हम IMF के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं, दरमियान में एक वक्फा हुआ है, और जो जब आए थे, यानी कि जब गुफ्तगू शुरू हुई थी तो जहन में ये था कि 6 जुलाई को बोर्ड में हमारा केस जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइट हो गया। हम बजट में मसरूफ़ थे, थोड़ी सी वज़ीर ख़ज़ाना की तबीयत भी नासाज हुई, तो दोनों साइड के लिए ये मुश्किल था कि इसको कैचअप कर सकें। और कुछ यकीनन मतलब इख्तलाफ कहना तो बड़ी बात है, लेकिन मतलब गुफ्तगू हो रही थी कुछ पावर सेक्टर के ऊपर और कुछ FPR के सिलसिले में, तो हम उनको बैठकर अगर वक्त होता हमारे साथ तो हम उनको दूर कर सकते थे और किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे। सेनेटर साहब, आप तो सेनेट में होते हैं, लेकिन जो ये है हमारी कौमी असम्बली, इसमें बड़ा बुरा हाल था कल। आप इसकी मजम्मत तो करेंगे, लेकिन हमें वे फॉरवर्ड बताएं। देखिए जी, वे फॉरवर्ड तो बड़ा सिंपल है, जो कि सब के लिए है। कैसे मुमकिन है कि मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा तो आप मेरी इज़्ज़त करेंगे? ये चूँकि जिस तरह हम कहते हैं सेनेट को ऐवान बाला है, ये हमारा पार्लियामेंट है जो पूरे पाकिस्तान का, पूरी कौम का एक बड़ा घर है। अगर यहाँ बड़े घर के लोग एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेंगे, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर सब लोग बड़े दिल वाले होने चाहिए। अगर कोई गलती करता भी है, कोई कुछ कहता भी है, तो दूसरे को बराबरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना बड़ाई दिखाते हुए तो आगे बढ़ना चाहिए। एक परसेप्शन और रियलिटी की दो की बात करते हैं। परसेप्शन ये डेवलप हुआ है कि सिर्फ जो बेंचेस हैं वो ट्रेयरी बेंचेस की जिम्मेदारी होती है वो हुकूमत चलाए और अवाम को लेके चले। ओपोजिशन का भी उतना ही किरदार होता है, ठीक है, रियलिटी ये है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ओपोजिशन इसमें अपना कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रही, इस ऐवान को नहीं चलाना चाह रही, तो इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, फिर वही बात, हर दौर में ये ऐसा होता रहा है और हर मुल्क में। अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, क्या जापान में कुर्सियां नहीं चली? क्या हमारी जो
मशरक़ी पाकिस्तान में अपना देखा जाए तो वहाँ पर क्या डिप्टी स्पीकर साहब को कुछ कुर्सी मार के हलाक नहीं कर दिया गया था? तो ये तो हर जगह पर है। क्या रशियन पार्लियामेंट में नहीं है? एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, एक प्लीज़। रशियन पार्लियामेंट में नहीं हुआ। अब उसका मकसद ये नहीं है, उसका मकसद ये है कि सबको जो मीडिएटर्स हैं वो दरमियान में होने चाहिए। इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे यहाँ मीडिएटर्स नहीं हैं हाउस में, जैसा कि सेनेट में हैं। सेनेट का माहौल आप देखिए बहुत बेहतर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सेनेट चेयरमैन एक रियल मीडिएटर का किरदार अदा करते हैं, और कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो लेकिन लोग उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नफीसा शाह साहिबा मौजूद होंगी और उनसे कल के हवाले से जानेंगे। आज जो है वो इनकी एक रुकने कौमी असम्बली को भी बैन कर दिया गया है, और इसके साथ साथ 3 मुस्लिम लीग नून के हैं, जबकि 3 का ताल्लुक PTI से है। असद कैसर साहब ने एक्शन लिया, वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है। कल जो कुछ ऐवान में हुआ, बीइंग अ लेडी, आप इसके हवाले से क्या जज्बात रखती हैं, क्या तासुरात हैं? नहीं होना चाहिए था, सब कह रहे हैं। हम वे फॉरवर्ड पूछ रहे हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन से। देखिए, अगर किसी शख्सियत को बैन करना है इस ऐवान से, इस मुल्क से, इस मुल्क के अवाम से, इस मुल्क के इदारों से, तो वो इमरान खान साहब हैं, उन्हीं को बैन करना है। क्योंकि जो कुछ इस ऐवान में हो रहा है, जो गालम गलोच हो रहा है, जो मार धाड़ हो रही है, जो इसको एक बना लिया है एक जंग का मैदान, उसका डायरेक्शन जो है वो हिकमत अमली या वो सोच वो सारी वज़ीर आज़म की तरफ से हो रही है। तो ये आप कह रही हैं इमरान खान की डायरेक्शन पे हुआ है? ऑफ कोर्स, और किसकी डायरेक्शन पर होगा? बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, आप ऑपोजिशन, बीइंग इन ऑपोजिशन, आप लोग क्या कर सकते हैं अगर लीडर ऑफ द हाउस ये करवा रहा हो? देखिए, हमने तो जो कुछ किया है वो आपके आगे है। जो मूवमेंट्स चलाई हैं, हमने अभी एक अदम एतमाद जो है डिप्टी स्पीकर, उसके ऊपर डाला है मोशन, और हमने बार बार ये कहा है कि वज़ीर आज़म की बस की बात नहीं है ये मुल्क को चलाना। तो हमने तो काफ़ी मुस्तफ़ी होने की भी उनकी डिमांड्स रखी हुई हैं। तो ये वज़ीर आज़म की हिकमत अमली है, और जब तक उनकी ये सोच मनफी चलेगी तो ऐवान इसी तरीके से। आप अपनी पार्टी के मेंबर अगर रफ़ीउल्लाह साहब को अगर बैन किया गया, उनको कंडेम करती हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए था, किताबें नहीं उठा के? मेरी बात सुन, मैं उधर मौजूद नहीं थी। मैं जिस मीटिंग में थी उसकी मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं पता कि उसमें पहले किसने किया, दूसरा किसने किया, किसने किसको मारा, किसको चोट आई, किसको धक्का हुआ, किसको गालियाँ, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। ये स्पीकर का प्रोरोगेटिव है। अगर उसने फ़ैसला लिया है तो कोई इंक्वायरी उन्होंने की होगी, मुझे पता नहीं है कि वो फेयर है अनफेयर, बहरहाल वो उनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन उनको जो इंक्वायरी है वो ये करनी चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी ने जो रोला डाला, और उन्होंने जो अपने मेंबर्स को बुला के कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को स्पीच नहीं करने देनी और उसको नहीं करने देनी, उसको नहीं करने देनी, तो किसके डायरेक्शन पर कहा? और अगर ये पूरी की पूरी काबीना ही की ये सोच है, तो फिर स्पीकर इस किस्म के ये होते हैं ना कि आप सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे जाते हैं, जो सबसे वीकेस्ट लिंक हो आप उनको इसके पीछे जो अनासर है उनको तो देखें कि इसके पीछे है कौन। कल जो आप लोगों ने बजट पेश किया है, इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक ने 10% रखी, आपने 20% रखी। इसमें मिनिमम वेज जो है वो आपने बढ़ा के 25% कर दी। बात ये नहीं है, बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी किस किस जगह, अगर सिंध के कोनों में जाएँ आपको मिनिमम वेज 25,000 नज़र आएगी, वहाँ तो मुश्किल से 15,000 भी नहीं मिलते। ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन हुकूमत जो है अपनी नीयत बताती है कि हम किसके साथ हैं। क्या हम गरीबों के साथ हैं, क्या हम अफसरों के साथ हैं, क्या हम सरमायाकारों के साथ हैं। तो उसमें हमने जो गरीब तरीन तबका है उसकी मिनिमम वेज ऐलान की है, और जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी इन्फ्लेशन को देखकर 11% इन्फ्लेशन रही है 2 साल, पिछले साल 8 से 9% रही है, तो उसको देखकर ये बढ़ाया है। यकीनन ये हम ये नहीं कह सकते कि 100% इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन हुकूमत रियासत अपनी नीयत जो है वो बजट में अपनी नीयत और अपनी कमिटमेंट शो करती है, और आगे अमल दरामद कराने वाले जो महकमे हैं, कहीं कहीं अगर जो वायलेशन होती है तो उसको यकीनन उसके किसने इम्प्लीमेंटेशन करानी है? हुकूमत ने करानी है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती? विल नहीं है हुकूमत की, हुकूमत की अगर नीयत है तो फिर क्यों नहीं हो पाती? ये भी नहीं है कि नहीं हो पाती।
हो पाती भी है, कहीं होती है, कहीं इनफॉर्मल लेबर है, इतने सारे और इश्यूज़ हैं, फार्म लेबर है, इनफॉर्मल लेबर को आप कैसे कंट्रोल करें, घरों में बैठ के आप कैसे, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। आहिस्ता आहिस्ता अच्छी पॉलिसी साजी के थ्रू हम इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। विफाक कह रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि आपको बजट पूरा नहीं दिया गया NFC अवार्ड में जितना बनता था, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन हमारा टैक्स टारगेट नहीं पूरा हुआ था इस वजह से, लेकिन जो आप लोगों को पहले मिलता रहा है उसके आपने क्या कुछ कर दिया? कराची के इतने ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। हाँ देखिए, अब मुझे ये आप क्वेश्चन सिर्फ कराची के ऊपर ना करें ना, सब इलाकों के ऊपर करें। और पहले तो ये जो NFC अवार्ड के तहत आप कह रहे हैं कि कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, आप सिर्फ कैलकुलेट करें कि पिछले 3 सालों में इन्होंने सरप्लस कितना जनरेट किया है। ये सरप्लस एक्चुअली सरप्लस नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबों के जो एलोकेशंस हैं उसके ऊपर ये पहले ही कट लगाकर इनको भेज रहे हैं। और अगर इस साल का आप सरप्लस देखें तो 570 अरब है, विच मीन्स जो आपके NFC के ट्रांसफ़र्स होंगे उसमें से भी ये 500 अरब काटेंगे। उससे पहले आपके 260 तक लगभग, मुझे जो याद पड़ता है फिगर, ये 260 अरब के लगभग सरप्लस है। उससे पहले भी इसी किस्म का तो ये लगभग आपका 10 खरब या 1 ट्रिलियन रुपीस तक उन्होंने सूबों के शेयर में से पहले ही कटौती कर दी है। तो अब सूबे अपने और जो वफाक की अपनी कमिटमेंट्स हैं वो कितनी उन्होंने पूरी की हैं, ये सारे सवालात हैं। सिंध हुकूमत हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, वो आवाम के ज़्यादा करीब हैं। और अगर आप उनके डेवलपमेंट लेवल्स देखें तो उन्होंने डेवलपमेंट जो है वो कई ज़्यादा वफाक का आप करें। मैं अपने हल्के की बात करती हूँ, मुझे तो याद नहीं पिछले 7-8 साल से वफाक की तरफ से कोई स्कीम आई हो, लेकिन सूबों की तरफ से आती है, सूबों की तरफ से। लेकिन जो रफ्तार जिस रफ्तार से आनी है, ऑब्वियसली वो वफाक पर इन्हिसार है कि वो। दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट कराची। कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, कराची के जो अब अनाउंस प्रोजेक्ट हैं वो कब तक आप कह सकती हैं कि कंप्लीट हो जाएंगे? और दूसरा जो बजट रखा गया कराची के लिए, हम ये देखते हैं कि बजट रख दिया जाता है, उसके बाद फिर एक महकमा दूसरे महकमे पे डाल रहा होता है कि वो उसने काम करना है, उसकी तरफ से फाइलें फंसी हैं, तो ये मामलात कब तक चलते रहेंगे? देखिए, अब आपको ये वफाक से पूछना है, क्योंकि वफाक ने कराची पैकेज ऐलान किया है और उसमें शराकत है सूबे की। अगर वफाक ने कितने पैसे दिए हैं वो आप यहाँ उनके जो MNAs हैं यहाँ पर उनसे पूछें कि जो उनकी कमिटमेंट्स थी उन्होंने क्या क्या दिए हैं। जहाँ तक सिंध की कमिटमेंट की बात है तो मुझे याद है कि वहाँ S3 प्रोजेक्ट है, K4 प्रोजेक्ट है, आपकी ग्रीन लाइन है, ये सारी सिंध जो अपनी कमिटमेंट अपना हिस्सा है वो उसने पूरा के पूरा डाला है। सबसे बड़ा हिस्सा सिंध का ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत ने दी है। वफाक की कमिटमेंट कितनी पूरी हो रही है वो आपको वफाक से पूछिए। नाज़रीन, अपोजिशन का कहना है कि पार्लियामान की कार्रवाई आगे बढ़ाना हुकूमती बेंचेस की जिम्मेदारी है, जबकि हुकूमत ये कहती नज़र आती है कि पार्लियामान में कानून साजी करना, यहाँ के माहौल को साजगार बनाना अपोजिशन बेंचेस की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हुकूमती बेंचेस की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने नए SOPs बनाने की हदायत कर दी है, क्या उन SOPs पर अमल दरामद होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, पार्लियामेंट हाउस से हम साइन ऑफ कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।